ये कोई कहानी नहीं, ये उस गांव की सच्ची हकीकत है जहां एक स्कूल था जो अब बंद है। लेकिन बंद दरवाजे हमेशा चुप नहीं रहते। कभी वहां मास्टर पढ़ाते थे, बच्चे हंसते थे। आज वहां सिर्फ सन्नाटा बोलता है और दीवारें चीखती हैं। लोग कहते हैं जो उस स्कूल के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया, और जो वापस आया वो इंसान नहीं रहा। उस स्कूल की एक कुर्सी थी, लोहे की। उस पर लिखा था, जो बैठा वो खत्म। आज तू उस स्कूल की कहानी सुनने आया है, पर याद रखना, कहानी सुनना एक बात है, पर उस स्कूल का हिस्सा बन जाना कुछ और ही है। दरवाजा खुल गया है, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। कभी कभी हम उन जगहों की तरफ खींच जाते हैं जहां जाने की हमें सख्त मनाही होती है। हम मानते नहीं, और फिर जब मानने की बारी आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहानी उसी तरह की है। एक गांव, एक पुराना स्कूल, और वो रात जो आज भी मेरी रूह में बसी है। राजस्थान की सीमा पर बसे एक वीरान गांव का नाम है बम्बरपुर। अब वहां कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं गांव उजड़ गया, पर जो वहां से बचे लोग आए थे उनका कहना कुछ और था। स्कूल की घंटी आज भी रात के 12 बजे बजती है। मैं रमेश हूं, और ये कहानी मैंने खुद देखी, झेली और किसी तरह जिंदा बचकर सुनाई। हमारे गांव में एक पुराना स्कूल था, 2 कमरों वाला, एक टूटा फूटा ब्लैक बोर्ड और एक लोहे की घंटी जो गेट पर टंगी थी। 2003 में किसी एक रात स्कूल बंद कर दिया गया। कोई वजह नहीं बताई गई, बस अचानक एक रात मास्टर जी गायब हो गए। सुबह स्कूल खुला, मास्टर जी का बैग रखा था, लेकिन कुर्सी पर सिर्फ एक जलता हुआ दिया रखा था और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, जो आया वही रहेगा। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर स्कूल बंद करवा दिया, लेकिन वो घंटी वो कभी बंद नहीं हुई। रात के ठीक 12 बजे टन ऐसी आवाज आती जैसे किसी ने अपनी आत्मा से उसे बजाया हो। एक रात मेरे दोस्त विजय ने कहा, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात 12 बजे स्कूल की घंटी बजाकर दिखा। मैंने बिना सोचे हां कर दी। रात को 11:40 पर हम दोनों स्कूल के बाहर खड़े थे। पूरा गांव सो चुका था। हमारे पास बस एक मोबाइल, एक माचिस और एक पुरानी टॉर्च थी। स्कूल के गेट तक पहुंचे। जंग लगी जंजीर अपने आप खुली पड़ी थी। गेट धकेला, ची ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने कान में मौत का गीत बजाया हो। अंदर घुसते ही हवा बदल गई, एकदम ठंडी, लेकिन उसके साथ सड़ी हुई किताबों की गंध। कमरे की दीवारें वैसी की वैसी थी, लेकिन अब वहां बच्चों की तस्वीरें थीं, पर बिना चेहरों के। बस आंखें थीं, लाल, डरावनी, जैसे जीती जागती हो और हमें घूर रही हो। मैंने विजय की ओर देखा। उसका चेहरा सफेद था, होठ कांप रहे थे, और उसकी आंखें मेरी तरफ नहीं, मेरे पीछे देख रही थी। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई, और जो देखा वो अब भी मेरी रगों में दौड़ते खून को जमा देता है। एक छाया जिसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक गहरा अंधेरा। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और वो चुपचाप मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने भागना चाहा, पर मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मैंने विजय को आवाज दी, चल भाग चले, पर उसने जवाब नहीं दिया। वो अब उस छाया के साथ खड़ा था, और उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थी। विजय के मुंह से आवाज निकली, घंटी तू बजाने आया था ना, अब बजा, ये आखिरी घंटी होगी तेरे जीवन की। मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। दरवाजा गायब था, कमरा अब वैसा नहीं रहा। दीवारें हिल रही थीं, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद लिखाई हो रही थी, जो आया वो गया नहीं, अब तू भी नहीं जाएगा। कानों में हजारों बच्चों की चीखें गूंजने लगी, माँ माँ छोड़ दो हमें। पर वहां कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ परछाइयां थीं, छत से उल्टे लटके साए, जिनके मुंह से काला खून टपक रहा था। मैंने आंखें बंद की, और तभी किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास आकर कहा, अब तेरा नाम भी हमारे साथ लिख दिया गया है। मैंने जैसे ही सुना, अब तेरा नाम भी हमारे साथ लिख दिया गया है, मेरी पूरी देह में झंझनाहट दौड़ गई। और तब अचानक सब कुछ शांत हो गया। ना कोई आवाज,
ना कोई चीख, बस एक गहरा खौफनाक सन्नाटा, जैसे मौत ने कमरे को अपने आंचल से ढक लिया हो। मैंने आंखें खोली। अब मैं क्लासरूम में नहीं था। वो जगह कोई पुराना तहखाना लग रही थी। दीवारें पसीने से भीगी हुई, सांस लेना मुश्किल, और एक ही बू, सीलन, सड़ा खून और जले हुए मांस की। मेरे सामने टेबल पर कुछ रखा था, जैसे किसी ने इंसान के हाथ की हड्डियां करीने से सजाई हो। एक डायरी जिसके पन्ने खून से सने हुए थे, और उस पर लिखा था, विजय भी यहीं आया था। मैंने पन्ना पलटा। अंदर बच्चों के नाम थे, हर नाम के आगे एक तारीख, और हर तारीख के आगे लिखा था, बंद हुआ। अचानक पीछे से भारी सांसों की आवाज आने लगी। मैंने पलट कर देखा। एक लंबा सा आदमी, सिर जमीन तक झुका हुआ, बाल इतने लंबे कि आंखें ढक गईं। लेकिन जैसे ही वो सिर उठाता है, कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा मुंह जो लगातार फड़फड़ा रहा था। और फिर वो आदमी बोलने लगा, बिना हिलते होठों के, तेरे जैसे एक और आया था, किताबें जलाने, आवाजों को झूठ कहने, पर अब देख, वो खुद एक आवाज बन गया। कमरे के कोने कोने से अब आवाजें आने लगी। हम खेलना चाहते हैं, हमें छोड़ो मत, हमारे साथ खेलो। एक बच्चा घुटनों के बल रेंगता हुआ मेरी तरफ आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंख में कीड़े रेंग रहे थे, और उसने मेरे पैरों को पकड़ लिया। भैया, मुझे घर जाना है। मां आई थी, पर वो अब खून से लथपथ है। वो अब मां नहीं रही। मेरे सामने दीवार पर लिखा आने लगा, अब तू भी उनका हिस्सा है, भाग नहीं सकता, और अगर भागा तो ये सब तेरे पीछे आएंगे। और तभी सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बाहर कुछ था। स्कूल के मैदान में खड़े थे दर्जनों बच्चे, सबके चेहरे फटे हुए। एक की आंख बाहर निकली हुई, एक की गर्दन पूरी उल्टी घुसी हुई, और सबके हाथ में एक ही चीज थी, मेरी फोटो। हवा में अब मेरा नाम गूंज रहा था, रमेश, 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 तू अकेला नहीं रहा अब। और तभी पीछे से विजय की आवाज आई, तू सोचता है तू भाग गया था उस रात? नहीं रमेश, तू तभी मारा गया था। बस तेरी आत्मा अब समझ रही है कि वो भी यही बंद है। विजय की वो आवाज, जो अब मेरी दोस्त की नहीं, किसी परछाई की थी, फिर से गूंजी। तू अभी भी नहीं समझा रमेश, ये स्कूल नहीं, एक जिंदा जख्म है। हर बच्चा, हर मास्टर, सबका शरीर यहां गल चुका है, पर उनकी रूहें आज भी घंटी की आवाज पर हाजिरी देती है। मैं दीवार के पास घिसटता हुआ पीछे हट रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं हटता, दीवार से हाथ निकलते जा रहे थे। बचपन जैसे छोटे छोटे हाथ, जिनकी उंगलियां पिघली हुई थीं, जिन पर नाखून की जगह लोहे की कीलें जमी हुई थीं। एक उंगली मेरे गाल को छू गई, इतनी बर्फ सी ठंडी कि मेरी स्किन जलने लगी। और फिर पीछे से एक चीख, हाजिरी लगेगी, नाम बोल रमेश। अब वहां कोई एक चेहरा नहीं था। हर खिड़की से कोई झांक रहा था, हर कोने में कुछ हिल रहा था, और घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी थी। घंटी अपने आप बजी, टन। लेकिन इस बार आवाज के साथ बच्चों की हंसी नहीं, चीखें गूंजी। हम जिंदा हैं, जिंदा सड़ रहे हैं, तू भी सड़ रमेश, तू भी सड़। अब मेरे बदन पर खरोंचें आने लगी, जैसे किसी ने नाखून से मेरा नाम मेरी पीठ पर लिखना शुरू कर दिया हो। कमरे की फर्श धीरे धीरे दरकने लगी, और नीचे से निकलने लगी एक सुरंग, जिसके अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आती, नीचे आ, नीचे आ, यहां सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं घिसटता हुआ पीछे गया, लेकिन पीछे अब दीवार नहीं थी। एक पुरानी स्कूल बस खड़ी थी, जंग लगी, शीशे टूटे हुए, लेकिन अंदर बच्चे बैठे थे। हर सीट पर एक कंकाल, और सभी ने एक जैसी ड्रेस पहनी थी, उस स्कूल की जो अब बंद है। बस के ड्राइवर की जगह कोई नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, और लाउडस्पीकर से आवाज आई, पढ़ाई शुरू होती है, चल रमेश, तू देर से आया है, अब देर तक रहेगा। अब मेरे चारों ओर धुआं भरने लगा था, पर यह धुआं जलते हुए शरीरों का था। उसमें से हड्डियों की महक आ रही थी, और हर धुएं के अंदर एक चेहरा था, मास्टर जी, जो 2003 में गायब हुए थे। उनके दोनों हाथ अब नहीं थे,
पर उनकी जबान 3 गुनी लंबी हो चुकी थी, जो उनके सीने से निकलकर हवा में लटक रही थी, और उस जबान पर मेरी स्कूल की फोटो टंगी थी। उन्होंने कहा, तू स्कूल में देर से आया, लेकिन अब छुट्टी की घंटी नहीं बजेगी। अब मेरे चारों ओर सिर्फ धुंध थी, लेकिन ये धुंध सफेद नहीं, काली थी, जैसे किसी ने राख और परछाइयों को मिलाकर एक चादर बना दी हो, जिसके अंदर सब कुछ डूबता चला जाए, बिना आवाज, बिना हलचल के। और इस काली धुंध में एक स्कूल की घड़ी तैर रही थी। 12:07 दिखा रही थी, लेकिन उसकी सुइयां अब कांटों में बदल चुकी थी। हर बार घूमती, हवा में काट मारती, और जब भी सुई किसी दिशा में जाती, उस दिशा से एक आत्मा चीखती हुई बाहर आती। मेरे पापा आए थे लेने, पर उनका चेहरा चूहों ने खा लिया था। मैंने कहा था मुझे छुट्टी चाहिए, पर मास्टर जी ने मेरी आंख निकाल दी। बंदर वाले दिन मैं गायब हुई थी, मेरी हड्डियां वहीं बोर में पड़ी हैं। हर आवाज जैसे सीधा कान से होकर दिमाग चीर रही थी, और वो घड़ी अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन चलते चलते उसने एक अजीब चीज की, वो उल्टी हो गई। अब वो घड़ी नहीं, एक चेहरा बन गई थी, किसी बच्चे का जला चेहरा, जिसकी जगह सुइयां थी, घड़ी की सुइयां जो उसकी आंखों की जगह से घूम रही थी। और उसने कहा, अब तेरा समय है रमेश, तेरे सपने, तेरी हंसी, तेरे घर की खुशबू, सब इस घड़ी में बंद हो चुकी है। अब बस ये बजेगी जब तू किसी और को लाएगा। अब समझ आया, वो स्कूल सिर्फ भूतों का अड्डा नहीं था, वो एक बुलाने की जगह थी, जहां कोई आता नहीं, भेजा जाता है। जिसने भी वहां से भागने की कोशिश की, वो किसी और को लाकर छोड़ता, वरना वो खुद दीवारों में गड़ जाता या घड़ी का हिस्सा बन जाता। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर अब जमीन से चिपक गया था, जैसे मेरी रूह वजन बन चुकी थी। और पीछे से आवाज आई, अब नाम बोल। अगला कौन? मैं चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया, इतना शांत कि मेरे कान फटने लगे, और एक धीमी सी फुसफुसाहट उभरी, तू रमेश नहीं रहा, तू अब बस एक और सुई है इस घड़ी में। अब मैं उस स्कूल में नहीं था, या शायद अब मैं कहीं भी नहीं था। मेरे चारों तरफ कुछ था, ना जमीन, ना दीवारें, बस एक अनदेखा अज्ञात अंधकार, जो हर तरफ से मेरी खाल छाट रहा था। और बीच में टंगी थी वही घड़ी, लेकिन अब उस पर समय नहीं, चेहरों की कतार थी। हर चेहरा किसी की कहानी था, किसी की मौत था। और जैसे ही मेरी आंखें उस घड़ी से मिली, मैंने अपने बचपन की एक याद देखी, जब मैं स्कूल की लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ रहा था, जिसके आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, अगर तू ये पढ़ रहा है तो बहुत देर हो चुकी है। उस वक्त सोचा था बस कोई सस्पेंस स्टोरी होगी, पर अब समझ में आया वो किताब किसी की चीख थी। और अब मेरे सामने वही किताब खुल गई थी, पर इस बार उसमें शब्द नहीं थे, जिंदा उंगलियां थीं जो पन्नों पर रेंग रही थी, हर उंगली खून से भीगी हुई। हर पन्ना खोलते ही कोई ना कोई सच जिंदा होकर मेरे सामने खड़ा हो जाता। एक बच्चा जिसका सिर पीछे की तरफ मुड़ा था, उसने बोला, मैं टॉयलेट में गया था, वहां पानी नहीं था, लेकिन दीवारें हंस रही थी। फिर एक लड़की सामने आई, उसका आधा चेहरा जैसे किसी दरवाजे से रगड़कर नोच दिया गया हो। वो बोली, मैंने छत पर कटी पतंग के लिए दौड़ लगाई थी, पर छत पर कोई था, उसने मुझे नीचे धकेल दिया, और तब से मैं गिरती ही जा रही हूं। और अब मैंने देखा एक दरवाजा खुल रहा था, स्कूल का नहीं, मेरा घर का। मेरी मां खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा ठीक वैसा ही था जैसा मास्टर जी का था। लंबी जीभ, गले तक फटी आंख, और सीने से टपकता हुआ दूध नहीं, खून। उसने कहा, बेटा अब स्कूल घर आ गया है, चल होमवर्क कर, तूने बहुत बच्चों को पढ़ाया, अब अपनी बारी है खुद मिट जाने की। और तभी मेरे घर की घड़ी, जो बचपन से 7:45 पर बंद थी, अचानक चलने लगी, लेकिन उल्टी दिशा में। अब हर दीवार फड़फड़ा रही थी, हर बल्ब की रोशनी लाल हो गई थी, और टीवी पर चल रहा था वही स्कूल जहां मैं खड़ा था, बिना आंखों के, बिना जुबान के। और मेरे सामने खड़ा था मैं खुद। मेरे ही चेहरे पर मास्टर जी का गला टाका गया था, और वो मुंह खोलकर बड़बड़ाया,
अब तेरा अस्तित्व नहीं बचा रमेश। तू कहानी नहीं, तू चेतावनी बन चुका है। मैं अब भी जिंदा था, या शायद नहीं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे ही शरीर की खाल उतर रही थी, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था। डर इतना हावी हो चुका था कि मेरी नसों की आवाज भी बंद हो चुकी थी। मैंने देखा, मैं अब एक कमरे में था, शायद वही स्टाफ रूम जहां मास्टर लोग बैठते थे, लेकिन अब वहां कुर्सियां नहीं थी। हर कुर्सी की जगह एक इंसान बैठा था, जिसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकली हुई थी और उस पर टंगी थी एक स्कूल बेल। उनके मुंह बंद थे, लेकिन आंखें खुली थी, और उन आंखों में सिर्फ एक सवाल था, तू क्यों आया यहां? तभी एक खिड़की अपने आप खुली, और बाहर जो दिखा वो इंसान नहीं देख सकता। एक मैदान जिसमें हजारों स्कूल बैग बिखरे पड़े थे। हर बैग से एक एक हाथ निकला हुआ था, जो मदद नहीं, किसी को खींचने का इंतजार कर रहा था। और उन हाथों में से एक ने मुझसे पूछा, तेरा बैग कौन सा है रमेश? अब मुझे लगा यह स्कूल बच्चों के लिए नहीं था, ये उन आत्माओं के लिए था जिन्हें घर वालों ने कहा, पढ़ के आदमी बन। पर यहां पढ़ते पढ़ते सब इंसान से परछाई बन गए। अब मैं भागा, लेकिन इस बार मेरे पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे, क्योंकि अब जमीन नहीं थी। हर फर्श एक मुंह बन चुकी थी, जो मेरे नीचे आने का इंतजार कर रही थी। एक मुंह ने कहा, चल रमेश, अब तेरी बारी है। तू कहानी नहीं सुना पाएगा, क्योंकि अब तुझ में जबान नहीं रहेगी। और वो मुंह खुला, इतना खुला कि मैं पूरा उसमें समा गया, और अंदर जो दिखा वो जगह थी जहां कहानियां दफनाई जाती है। उस मुंह के अंदर जो अंधेरा था, वो अंधेरा नहीं, जिंदा गलती थी, जैसे बरसों से कोई गुनाह बंद हो और अब पहली बार सांस लेने निकला हो। मैं जमीन पर गिरा, पर यह जमीन नरम नहीं, हड्डियों से बनी थी। चारों ओर छोटे छोटे दांत जो जमीन से ऐसे निकल रहे थे जैसे किसी ने बच्चों को जिंदा गाड़ दिया हो, और अब उनकी चीखें जड़ों की तरह उगाई हो। अचानक सामने से एक साया चला आ रहा था। उसके चलने से जमीन नहीं हिल रही थी, दीवारें कांपने लगी थी। उसके हाथ में था एक बड़ा रजिस्टर, जिस पर लिखा था डेड एंड डांस रजिस्टर। और उस साये की आवाज आई, नाम? मैं चुप। फिर उसने गुस्से से गला फाड़ती आवाज में पूछा, नाम बोल, वरना तेरे घर से किसी का नाम काट कर यहां लिख दूंगा। डर के मारे मुंह से रमेश निकल गया। वो साया हंसा, रमेश तो अब नहीं बचा, अब तू एंट्री नंबर 309 भी है। तेरी मौत अब क्लास में बैठेगी और तू पीछे से उसे टिफिन देगा, क्योंकि यहां जिंदा रहने की सजा सबसे बड़ी होती है। अचानक मेरे चारों ओर छोटे छोटे स्कूल डेस्क उगने लगे। हर डेस्क पर कोई बच्चा बैठा था, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, बस चमड़ी लटकी हुई थी और आंखों की जगह 2 जलते हुए कोयले। क्लास शुरू हो गई थी। आज का पाठ है मौत का व्यवहार। पहला प्रश्न, जब मौत तुझसे टिफिन मांगे और उसमें तेरी मां की याद महके, तो क्या तू हंसेगा या चुपचाप खा लेगा? हर बच्चा जवाब देता, हमें डर नहीं लगता मास्टर जी। लेकिन फिर भी उनकी गर्दनें खुद ब खुद कट कर नीचे गिर जाती। हर गर्दन गिरने के बाद एक और चेहरा घड़ी में जुड़ जाता। मैंने पीछे देखा, घड़ी में अब मेरा चेहरा भी चढ़ गया था, लेकिन मेरा शरीर वहीं बैठा था, मास्टर जी की सीट पर। अब मैं खुद को पढ़ा रहा था, मौत को पढ़ा रहा था कि डर कैसे फैलाया जाता है। मैं वहीं उस क्लास में बैठा था, मेरा शरीर मास्टर की कुर्सी पर, लेकिन मेरी रूह दीवारों में, छत में, टेबल के नीचे, हर कोने में भटक रही थी। और फिर स्टाफ रूम के ठीक पीछे का दरवाजा खुद खुला। कोई उसे खोलने नहीं गया, कोई पास भी नहीं था। फिर भी वो दरवाजा खुला और एक सांस बाहर आई। हाँ, सांस, जैसे किसी ने अंदर बरसों से अपनी आखिरी सांस कैद कर रखी हो और अब वो झेर बनकर बाहर निकली। मैं जान गया, ये स्टोर रूम है, स्कूल का सबसे पुराना, सबसे बंद और सबसे कमजोर दुआओं वाला कमरा। मैं अंदर गया। अंधेरा नहीं था, बल्कि ऐसा उजाला था जो आंखों को जलाता था। हर कोना खून से लिखा हुआ था, पर लिपि कोई नहीं पहचान सकता था। शायद वो शब्द नहीं थे, कस्में थीं, वो भी अधूरी। एक कोना था जहां छोटे छोटे स्कूल ड्रेस टंगे थे, इतने छोटे कि जैसे 5 साल से छोटे बच्चों के हों।
और हर ड्रेस से एक आवाज आ रही थी। मम्मी ने कहा था जल्दी आ जाना, लेकिन छुट्टी ही नहीं हुई। मेरे हाथ कांप गए, कंधे किसी अदृश्य बोझ से दबने लगे और फिर एक दीवार से 2 हाथ बाहर आए, बिल्कुल चुपचाप। उन हाथों में कापियां थीं, लेकिन उन कापियों में होमवर्क नहीं, मरने की तारीखें लिखी थीं। हर तारीख के आगे एक बात, स्टोर रूम मत खोलना, स्टोर रूम मत खोलना, स्टोर रूम मत खोलना। और अब मैंने देखा, एक कापी में आज की तारीख थी और नाम लिखा था रमेश। हाँ, रमेश। और नीचे लिखा था, अगर ये नाम पढ़ लिया है तो वापसी मुमकिन नहीं। तभी वो 2 हाथ जो दीवार से निकले थे धीरे धीरे खींचने लगे मुझे, जैसे दीवारों को ताजा मांस की भूख हो। और उस कमरे के अंदर जो सबसे आखिरी कोना था, वहां बैठा था एक बूढ़ा आदमी, चश्मा, कोट और हाथ में एक लकड़ी की पट्टी। लेकिन चेहरा कोई इंसानी नहीं था। उसका मुंह उल्टा था, नाक नीचे, आंखें ऊपर, और हंसी ऐसी जैसे रोने को मजबूर कर दे। उसने कहा, अब तू मास्टर नहीं बेटा, तू अब खुद स्कूल है। तेरे भीतर बच्चे पढ़ेंगे, डरेंगे और फिर मरेंगे। तेरी दीवारों में जो चीखें भर रही हैं वो अब तेरी सांसें होंगी। और तभी पूरा स्टोर रूम जमीन से ऊपर उठने लगा। हां, जैसे कोई पुराना शव खुद जिंदा होकर आसमान में झूल रहा हो। हर दीवार से खून नहीं, स्याही टपक रही थी, लेकिन वो स्याही बच्चों के खून से बनी थी। और वो बूढ़ा आदमी चिल्लाया, डेड एंड शुरू हो चुका है। अब दरवाजा खुद ब खुद खुल चुका है। आखिरी पीरियड शुरू हो गया है। कमरा बिल्कुल खाली था, ना कोई टेबल, ना चेयर, बस बीचों बीच एक पुरानी लोहे की कुर्सी जो जमीन में गड़ी हुई थी, और दीवार पर एक तख्ती जिस पर लिखा था, जो इस कुर्सी पर बैठा वो बाहर गया ही नहीं। मैंने कुर्सी की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही पहला कदम पड़ा, पांव से जमीन चिपकने लगी। हर कदम पर लग रहा था जैसे किसी की उंगलियां एड़ी पकड़कर नीचे खींच रही हो। फिर भी मैं पहुंचा उस कुर्सी तक, बैठा, और उसी पल सारा स्कूल झूम गया। दीवारें हिलने लगी, छत से छात्रों के झूलते शरीर लटकने लगे, जो कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी गर्दनें हां में हिल रही थी। मैंने भी गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे कोई खड़ा था। शरीर नहीं दिखा, सिर्फ एक काली परछाई। उसने धीरे से कहा, अब तो स्कूल है। और फिर मेरे शरीर से मेरी खाल उतरने लगी। न खून निकला, न दर्द हुआ, बस जैसे किसी ने मेरे अस्तित्व को छील कर अलग कर दिया हो। अब मेरी जगह उस कुर्सी पर कोई और बैठा था, शायद अगला जो गलती से इस स्कूल में घुस आया था। और मैं अब उस स्कूल की दीवारों में कैद हूं। हर क्लास की घंटी मेरी चीख है। हर बच्चा जो वहां पढ़ने आता है, उसकी कॉपी में मैं धीरे से आखिरी पीरियड लिखता हूं। तो सुन, अगर तू कभी किसी वीरान गांव में एक बंद स्कूल देखे तो अंदर मत जाना। अगर कोई तुझसे कहे अंदर कुछ नहीं है, तो समझ लेना वहीं सबसे ज्यादा छुपा हुआ कुछ है, क्योंकि वहां अब भी एक कुर्सी है जो तेरा इंतजार कर रही है, और दीवारों में गूंज रही है एक आवाज, रमेश, रमेश, अगला तू है। अगर तेरी सांस अब भी चल रही है तो याद रख, अगली बार और भी डरावनी कहानी आएगी, और शायद वो तुझसे ही जुड़ी हो। तब तक दरवाजे बंद रख और पलट के मत देख। अगली कहानी में अंधेरे तेरे और करीब आएंगे। तैयार रहना, क्योंकि डर अभी खत्म नहीं हुआ है। सब्सक्राइब जरूर कर, वरना अगली बार तेरा नाम पुकारा जाएगा।